यार बाल भी गिर रहे हैं, इसका मैं क्या करूं? एक आइडिया है वैसे ज़हन में, उसको ट्राई करते हैं। आज मैं अप्लाई करूंगा जो मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। ये व्लॉग मैं तकरीबन एक हफ्ते बाद बना रहा हूँ। थ्रू आउट लास्ट वीक बिजी था मैं, हमारी कोई राइड्स वगैरह भी नहीं हुई। ये पिछले तकरीबन 1.5-2 हफ्ते में मेरी कोई खास प्रोग्रेस नहीं रही वेट लॉस के हवाले से। इसमें मैंने टोटल 1 kg लूज़ किया। लास्ट मेरा रिकॉर्डेड वेट जो था वो 101 kg था और आज का करंट वेट जो है मेरा 100 kg है। हालांकि मेरी डाइट का रूटीन उसी तरह से रहा। लाइट खाना मैंने डेली तकरीबन 1 से 2 मील्स मैक्सिमम मैंने लिए। काफ़ी लाइट अपनी डाइट रखी, मोस्टली वाइट बॉइल्ड राइस और उसके साथ कोई ग्रेवी वाला लाइट सा सालन। और एज यूजुअल डेली की वॉक अबाउट 20 to 30 मिनट्स, बैडमिंटन और साथ हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग अबाउट 15 to 20 मिनट्स। ये टोटल तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा एक्सरसाइज का बनता है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर अ पर्सन। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का हिस्सा है हेयर ग्रोथ, क्योंकि मैंने ये क्राउन वाले हिस्से में काफ़ी बाल लूज़ किया है। पहले मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, 1 साल पहले तकरीबन यहाँ तक मैंने बाल रखे हुए थे। तो लंबे बाल रखने की वजह से, क्योंकि मैं पोनी करता था, पोनी करते हैं तो यहाँ से स्ट्रेच होते हैं बाल, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ से बाल गिरना शुरू हो गए। तो उसी हेयर लॉस की वजह से मैंने बाल छोटे कराए मजबूरन, क्योंकि बाल बहुत गिर रहे थे। तो मुझे ये मालूम था कि अगर मैं छोटे नहीं कराऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो गिरते गिरते इस वाले हिस्से से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का हिस्सा है हेयर रीग्रोथ। अब हेयर रीग्रोथ के लिए मैं ये कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो नीडलिंग का, जिसमें बहुत छोटी छोटी नीडल्स जो यूज़र है वो अपनी स्कैल्प में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिक करता है। अब उसको करने का तरीका ये है कि उसकी डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं, कुछ मैनुअल डिवाइसेस होती हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स भी हैं उसके। मैनुअल डिवाइसेस में डर्मा रोलर्स होते हैं, डर्मा स्टैम्प्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डर्मा पेन्स होते हैं यूजुअली, जो लोग यूज़ करते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उसको घर पे भी यूज़ कर लेते हैं अपने डॉक्टर से परमिशन लेके। अब इसमें माइक्रो नीडलिंग के कॉन्सेप्ट में डिफरेंट साइजेस की नीडल्स होती हैं। जो पुरानी रिसर्च है वो ये कहती थी कि 1.5 मिलीमीटर्स की माइक्रो नीडलिंग जो है स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब 1.5 mm की जो माइक्रो नीडल है उसकी काफ़ी लेंथ होती है, और उससे क्या होता है कि कई लोगों को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव पेन होती है। अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि 0.5 mm से 0.75 mm तक की जो माइक्रो नीडल है स्कैल्प के लिए वो बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। माइक्रो नीडलिंग से होता ये है कि जो स्किन है वो बेसिकली जब उसको इंजरी मिलती है तो जो बॉडी, हमारी बॉडी का जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स साइकिल है, वो बॉडी के उस हिस्से को जिसको ज़ख्म आया हो उसको रिपेयर करना शुरू हो जाती है। और वो रिपेयर करने के साइकिल में क्या होता है कि स्किन को बॉडी जो है कोलेजन भी भेजती है, न्यूट्रिएंट्स भी भेजती है, और बेसिकली क्या होता है कि वो एक रिपेयर करने का पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो नीडलिंग। अब क्या होता है कि ये माइक्रो नीडलिंग का एक रेगुलर प्रोसेस है। कई लोग क्या करते हैं 0.25 mm की माइक्रो नीडल के साथ एवरी अदर डे माइक्रो नीडल कर लेते हैं। एवरी अदर डे से मुराद है कि मसलन आज मैंने अगर किया है, संडे है, तो कल का दिन मैं गैप डालूंगा, फिर परसों करूंगा, फिर इसी तरह उससे अगला दिन गैप डालूंगा और फिर नेक्स्ट डे मैं करूंगा, और इस तरह ये रिपीट करता रहूँगा मैं साइकिल। इसको कहते हैं कॉस्मेटिक माइक्रो नीडलिंग। फिर एक होती है मेडिकल माइक्रो नीडलिंग, जिसमें 1 mm से ऊपर 1 mm से 2 mm तक की जो नीडल है वो आ जाती है। अब इसमें जो मिडिल ग्राउंड है दैट इज़ बिटवीन 0.5 एंड 0.75 mm, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया। अब कई लोग इसमें 0.25 mm की माइक्रो नीडलिंग जो है वो एवरी अदर डे करते हैं। कुछ लोग जो है वो 0.75 या 0.5 mm की माइक्रो नीडल करते हैं एवरी वीक। अगेन एवरी वीक से मुराद है कि आज अगर मैंने संडे को 0.75 mm के साथ किया है तो मैं फिर उसके बाद पूरे हफ्ते का गैप डालूंगा और फिर नेक्स्ट संडे को मैं दोबारा से ये साइकिल रिपीट करूंगा। तो ये मैंने स्टार्ट किया है अभी अबाउट अ वीक अगो। लास्ट मैंने मंडे को किया था और अब कल जो है मेरा नेक्स्ट रूटीन है
माइक्रो नीडल करने का, और वो मैंने किया था 0.75 mm के साथ। डर्मा रोल करने के फ़ायदे भी हैं और एक दो ड्रॉबैक्स हैं उसमें। ड्रॉबैक्स में ये आता है कि जब आप रोलर में स्कैल्प पे ऐसे ग्लाइड करते हैं तो उसमें कभी कभी उसके रोल करने के मैकेनिज्म की वजह से बाल फंस जाते हैं। वो बाल फंसते हैं तो बाल टूटते हैं। अब जिसके ऑलरेडी बाल कम है वो तो इंसान बहुत घबरा जाएगा कि यार मेरे तो पहले ही बड़े कम बाल हैं, इसमें और बाल टूट रहे हैं। उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट है डर्मा स्टैंपिंग। अब डर्मा स्टैंप इज जस्ट लाइक नॉर्मल स्टैंप होती है ऑफिस की, आपने देखी होगी, इस तरह करके पेपर पे लगा देते हैं। तो वो डर्मा स्टैंप जो है वो इस तरह से स्क्वायर शेप की होती है। वो इस तरह आप स्कैल्प पे बारी बारी जगह जगह जहाँ से हेयर लॉस है वहाँ आप स्टैंप करते जाते हैं, और वो माइक्रोस्कोपिक पंक्चर्स जो है वो स्कैल्प में करती जाती है। इसी तरह डर्मा पेन्स होते हैं। डर्मा पेन के आगे जो है वो डिस्पोजेबल कार्ट्रिज लगती है, और स्कैल्प पे यूजुअली 12 नीडल्स वाली कार्ट्रिज रेकमेंड की जाती है। फेस के लिए लोग यूजुअली 36 नीडल्स वाली यूज़ करते हैं। ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है कि यूज़र की अपनी चॉइस क्या है, लेकिन मोस्ट कॉमनली स्कैल्प के लिए 12 नीडल्स वाली कार्ट्रिज यूज़ होती है, कॉमन प्रैक्टिस जो है। और फेस के लिए 36 नीडल्स वाली कार्ट्रिज यूज़ होती है। अगेन ये डिस्पोजेबल होती हैं, वे यूजेबल ओनली वंस, और एक दफ़ा यूज़ करके आप उसको डिस्कार्ड कर दें। उसकी वजह ये होती है उसमें कंटेमिनेशन का या इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इस तरह के इश्यूज से बचने के लिए उसको एक दफ़ा यूज़ करके डिस्कार्ड कर देना चाहिए। कई लोग उसको रीयूज़ भी करते हैं। कार्ट्रिज को यूज़ किया, उसके बाद यूज़ करने के बाद उसको निकाला, अल्कोहल में डिप किया और पैक कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले उसको अल्कोहल में डिप किया, डिसइंफेक्ट किया और फिर यूज़ कर लिया। बट दैट्स नॉट द रिकमेंडेड अप्रोच। रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि जी 200 रुपये की कार्ट्रिज है, उसको एक दफ़ा यूज़ करके डिस्कार्ड कर लें, और नेक्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले एक नई कार्ट्रिज खोल लें। मैंने अभी रिसेंटली डर्मा पेन मंगवाया। ये है डॉक्टर पेन का M7। यह आपको पाकिस्तान से तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये में मिल जाता है। मुझे 12 हज़ार रुपये का मिला। कुछ शॉप्स हैं वो थोड़ा सस्ता भी बेच देती हैं, कुछ थोड़ा महंगा बेचती हैं। अब मैंने लास्ट मंडे को डर्मा स्टैंप यूज़ की थी। वो इसलिए कि मेरे पास ऑल्दो के डर्मा पेन मौजूद था, लेकिन मैंने एज अ ट्रायल बेहतर समझा कि मैं पहले डर्मा स्टैंप यूज़ करके देखूं कि प्रोसेस पेनफुल है या नहीं है। पहले मैं अपने आप को यूज़ टू करूं, उसके बाद जब स्किन यूज़ टू हो जाए फिर मैं डॉक्टर पेन पे स्विच कर जाऊं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया माइक्रो नीडलिंग का। इसमें अगर यूज़र ऐड कर ले मिनॉक्सिडिल, जो कि एक मेडिकेशन है, ये 2 फॉर्म्स में आती है, टॉपिकल भी आती है और एडिबल भी आती है। कुछ लोग जो हैं वो एडिबल फॉर्म में 1 mg की टैबलेट लेते हैं, डेली खाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो टॉपिकल यूज़ करते हैं। टॉपिकल से मुराद ये है कि जो स्किन पे लगाने वाला होता है, ऊपर अप्लाई होता है, जैसे लोशन होता है या क्रीम होती है। अब इसमें जो कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या है कि लोग मोस्टली जो टॉपिकल यूज़ करते हैं वो 2.5 से लेके 5% मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल सोल्यूशन लगाते हैं अपनी स्कैल्प के ऊपर। यूजुअली जो डर्माटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, और जैसे मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया, वो होता है 5%। अब इसमें ये करना होता है कि माइक्रो नीडलिंग करने के बाद अगेन जो रेकमेंडेड अप्रोच है वो ये कि जी आपने माइक्रो नीडल किया स्कैल्प पे, उसके 12 से 24 घंटे के बाद आप जो है मिनॉक्सिडिल अप्लाई करें स्कैल्प के ऊपर। ये तो है रेकमेंडेड अप्रोच। अब कई लोग क्या करते हैं कि माइक्रो नीडल करते के साथ ही मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर लेते हैं। अब मिनॉक्सिडिल जो है वो ओरिजिनली एज अ ब्लड प्रेशर मेडिकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी मार्केट में। उसके बाद पता चला ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। उसके बाद इसको FDA अप्रूवल मिला फॉर हेयर रीग्रोथ, और अब बड़ी कॉमनली यूज़ होती है। ये लोग इसको माइक्रो नीडल के फ़ौरन बाद इसलिए नहीं यूज़ करते ताकि उनको साइड इफ़ेक्ट्स इसके महसूस ना हो। अब साइड इफ़ेक्ट्स में इसके क्या है, रेयर केसेस में जिन लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हल्की सी डिजीनेस हो गई, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ड्रॉप मिल गया, इस तरह से। और ये मोस्टली होता है एडिबल फॉर्म में जो मिनॉक्सिडिल आती है उसमें। जो टॉपिकल फॉर्म है उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती सिस्टम में, यानी कि बॉडी में, इसलिए उसके यूजुअली लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते।
अब मिनॉक्सिडिल के अलावा एक और मेडिकेशन है फिनास्टेराइड के नाम से। फिनास्टेराइड इज ऑल्सो अ प्रूवन मेडिकेशन फॉर हेयर रीग्रोथ, लेकिन फिनास्टेराइड के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड अगेन वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उसके हैं एडिबल फॉर्म में। जो टॉपिकल फॉर्म में है वो इतने ज़्यादा उसके इतने कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। रेयर केसेस में ज़रूर होता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या कुछ आ जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो आ जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें। बट अगेन इन वेरी रेयर केसेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो मुझे बताया गया है वो है तकरीबन 1 to 4% लोगों में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और वो भी इसको स्टॉप करने के बाद सबसाइड हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ टॉपिकल फिनास्टेराइड की। अब टॉपिकल में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो 0.25% फिनास्टेराइड यूज़ होता है, और इसका मिनॉक्सिडिल के साथ सोल्यूशन बनता है। यानी कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ जिसमें 5% मिनॉक्सिडिल है प्लस 0.25% फिनास्टेराइड है। तो ये जो टॉपिकल सोल्यूशन है ये डेली बेसिस पे लगाना होता है। डेली एक दफ़ा लगा लें, कुछ लोग 2 दफ़ा भी लगाते हैं। 2 दफ़ा लगाने से ये है कि थोड़े से रिज़ल्ट्स इम्प्रूव हो जाते हैं। तो मैं रैंडमली किसी दिन 1 दफ़ा लगा लेता हूँ, किसी दिन में 2 दफ़ा। ये डेली लगाना होता है, और यूज़र जब तक इसको डेली अप्लाई कर रहा है उसको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और जैसे यूज़र उसको स्टॉप करेगा लगाना, तो वो दोबारा से क्या है कि बालों की शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल उधर ही पहुँच जाएगी जहाँ पे उसने शुरू किया था। यानी कि उतने ही हेयर लॉस पे यूज़र आ जाएगा। अब जो फिनास्टेराइड है उसका बेसिक मैकेनिज़्म ये है कि मेल बॉडी में होता है DHT। DHT इज़ अ हार्मोन जो हेयर ग्रोथ को स्टॉप करता है। बॉल्डनेस, जो बॉल्डनेस पैदा करता है, यानी कि गंजापन पैदा करता है, वो होता है DHT एंड इट्स अ हार्मोन। तो क्या है कि इन सिंपल टर्म्स फिनास्टेराइड उस DHT को सप्रेस कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो जब ब्लॉक करता है तो लिहाजा फिर बालों का जो ग्रोथ रुकी होती है बालों की वो स्टॉप हो जाती है। और मिनॉक्सिडिल उसको हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो डबल मैकेनिज्म हो गया, यानी कि हेयर ग्रोथ भी प्रमोट हो रही है, और जो बालों का गिरना है वो फिनास्टेराइड ने रोक दिया। तो इसके रिजल्ट्स मोस्टली लोगों को तकरीबन 3rd मंथ ऑनवर्ड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, लेकिन मैंने इस अप्रोच को प्रेफर किया बजाय इसके कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं। हेयर ट्रांसप्लांट में ये है कि अपना पूरा सर शेव ऑफ कराना पड़ता है, और उसके बाद फिर जितने अभी मेरे बाल हैं इतने होने में तकरीबन 2-2.5 साल तो लग जाए। तो मैंने सोचा नहीं यार, टेंड नहीं करवानी, जितने बाल हैं उसको गनीमत समझा जाए और इस तरह का ट्रीटमेंट अपनाया जाए जो रिजल्ट्स दे दे। तो अभी तो स्टार्ट किया है, और लेट्स होप कि इससे रिजल्ट्स मिलें। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ मैं मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड का सोल्यूशन कैसे अप्लाई करता हूँ। आज मैं अप्लाई करूँगा मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टेराइड का सोल्यूशन, जिसमें कि 5% मिनॉक्सिडिल प्लस 0.25% फिनास्टेराइड का सोल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इस तरह की पैकिंग में मैंने ये मंगवाया था हीलर्स फार्मा का, और ये 5% मिनॉक्सिडिल प्लस 0.25% फिनास्टेराइड का सोल्यूशन है। ये इस तरह की बॉटल में आता है, स्प्रे बॉटल में, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले ये ट्रेटेनॉइन क्रीम है। ये बेसिकली विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। इसका काम ये होता है कि ये मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टेराइड का जो सोल्यूशन है उसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। इस तरह की ऑइंटमेंट होती है। ये ट्यूब है ट्रेटेनॉइन, ये ब्रांड नेम है इसका, और इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके जहाँ जहाँ हेयर लॉस है वहाँ वहाँ इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेंगे। इसको स्कैल्प पे लगाना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बालों को हटा के तो जो स्कैल्प वाला एरिया है उसमें इसको रब करूँ, क्योंकि बालों पे लगाने का फ़ायदा नहीं है। बालों पे लगेगा तो ये ज़ाया होगी क्रीम। इसको जहाँ जहाँ बॉल्डनेस है या जहाँ जहाँ हेयर फॉल है वहाँ वहाँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ।
और इससे ये होगा कि जो मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड का सलूशन है उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। ये जो है डेली नहीं लगाना होता, इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं, या वीक में एक दफ़ा लगा लें या वीक में 2 दफ़ा लगा लें। कुछ लोग इसको शायद डेली भी लगाते हैं जिनकी स्किन टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि ये स्किन में कुछ लोगों के लिए ड्राइनेस भी कॉज करता है, इसलिए कुछ लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव हो वो इसको डेली नहीं यूज़ करते। ले जी, ये लगा ली मैंने ट्रेटनॉइन क्रीम, और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का सलूशन। इस तरह से जहाँ जहाँ बॉल्डनेस है वहाँ पे 1-2 स्प्रे किए और इस तरह से स्कैल्प में इसको रब कर लिया। इसको दिन में 1 से 2 दफ़ा लगा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 5% की जगह 2.5% मिनॉक्सिडिल लगाते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है, और कुछ लोगों को ये मिनॉक्सिडिल जो है थोड़ी थोड़ी स्किन में रेडनेस भी कॉज कर देता है या इरिटेशन कॉज करता है। अगेन ये वो लोग हैं जिनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। तो मुझे क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी नहीं है तो मैं 5% लगाता हूँ। मोस्ट इफेक्टिव भी जो है 5% होता है, जो मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो 5% मिनॉक्सिडिल का सलूशन यूज़ करते हैं। इसी तरह फिनेस्ट्राइड का भी कुछ लोग जो हैं वो 0.1% यूज़ करते हैं, जिनको इसके कोई मतलब ईडी के साइड इफ़ेक्ट्स या लॉस ऑफ लिबिडो के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो इसका थोड़ा सा डाइल्यूटेड सलूशन यूज़ करते हैं। 0.1% हो गया। जिनको इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता वो फिर इसका 0.25% फिनेस्ट्राइड का सलूशन यूज़ करते हैं। अगेन मोस्टली जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स हैं वो भी 0.25% ही रेकमेंड करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि यूज़र अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और उनका अगर डॉक्टर परमिट करे कि ठीक है जी आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लें या मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड का सलूशन यूज़ कर लें टॉपिकल, तो ये घर पे रोज़ इसकी एप्लीकेशन की जा सकती है। ये लग गया जी हमारा मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का सलूशन, और उसके बाद मैं बालों में अच्छी तरह कंघी कर लूँगा ताकि इसका टॉपिकल सलूशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको कंघी थोड़ी सी हार्ड अपने स्कैल्प पे रब करता हूँ ताकि वो अच्छी तरह स्कैल्प में सलूशन जो है इसका चला जाए। बस ये 1 मिनट कंघी कर ली और उसके बाद हमारा ये प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। तो ये थी आज की अपडेट। मैं कोशिश करूँगा कि मैं साथ साथ अपनी प्रोग्रेस पे आपको अपडेटेड रखूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।